McAfee World. एक्सटेंडिंग टू ए fx. बहुत बार ऐसा लिखा होता है, इसको हम क्या पढ़ते क्या है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इट इज लिमिट x टेंड्स टू a या x इज टेंडिंग टू a fx. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे हमें टेंडेंसी चेक करनी है. वी हैव टू चेक द टेंडेंसी ऑफ फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू a. तो ये जो इनिशियल डेफिनेशन है ना, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन की टेंडेंसी चेक करो. यहाँ पे मैं फंक्शन की वैल्यूज से कुछ लेना देना है नहीं. कभी कभी टेंडेंसी जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती है, या हो सकता है फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, बट टेंडेंसी एग्जिस्ट कर जाए. सो ये जो है ये बिल्कुल अलग चीज है. बहुत बार हम डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू से इक्वेट करके भी निकालते हैं, बट मैं बताऊंगा कि वो हम कब करते हैं. बट अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल अगर आप बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में पढ़ोगे तो मैं ये बोलूंगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स का फंक्शन की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है. इट इज नॉट कंसर्न विद एफ ए. फंक्शन की वैल्यू से लेना देना भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है. हो सकता है फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे कि सपोज मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखाता हूं, ग्राफ की हेल्प से तुम्हें समझाऊंगा मैं. ये मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऐसा बना दिया. सपोज द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. जब मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल टू a पे हमें देखना है, तो फंक्शन का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो फंक्शन का वैल्यू तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है, एफ ए. टेंडेंसी का मतलब क्या है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर. हाँ. सो टेंडेंसी का मतलब क्या है? टेंडेंसी का मतलब ये है कि हम a से जस्ट पहले हम देखें कि इसका वैल्यू क्या है. मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट दिखा देता हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज a माइनस एच. मतलब वो मैंने दूर बनाया है लेकिन एक्चुअली वो उतना दूर है नहीं, वो उसका जस्ट एडजेसेंट पॉइंट है और उससे पहले है. जैसे मतलब अगर मैं a को बोल रहा हूँ कि a इज से 2, तो a माइनस एच का मतलब क्या हो गया? इट इज समथिंग लाइक 1.9999 टाइप का पॉइंट जो उससे जस्ट पहले है. दिस इज a माइनस एच. और अभी मैं a प्लस एच पे भी जाऊंगा तो a प्लस एच इज समथिंग लाइक 2.00000001 समथिंग लाइक दैट. इस तरीके का पॉइंट, मतलब बिल्कुल जस्ट दूसरा उसके अलग उसी के बगल वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट उसका ये, ठीक है. और इन पे तुम्हें वैल्यू देखनी है. अगर हम देखेंगे मैंने दूर बनाया इसलिए वैल्यू थोड़ी सी दूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जस्ट एडजेसेंट होता तो यहाँ पे दिख रही होती. तो होगा क्या कि जब हम ऐसा पॉइंट बनाएंगे तो वहां पे मुझे एक टेंडेंसी दिखाई पड़ती है इस ग्राफ की, कि ये ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है. यहाँ से एक ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से एक ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो एक लेफ्ट हैंड साइड से हमने टेंडेंसी देखी और एक राइट हैंड साइड से इसकी टेंडेंसी देखी, एडजेसेंट वैल्यू देखी. अगर वो दोनों एडजेसेंट वैल्यू किसी एक वैल्यू की तरफ जा रही है, जैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ में वो एफ ए की तरफ जा रही है दोनों वैल्यू, इस पर्टिकुलर ग्राफ में ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होगा. इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या हो रहा है कि हम यहाँ से देखेंगे वैल्यू तो वो भी एफ ए की तरफ जा रही है, और यहाँ से भी देखेंगे वैल्यू तो वो भी एफ ए की तरफ जा रही है. तो हमें ये देखना होता है, एक हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और एक राइट हैंड साइड देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों की वैल्यू चेक करते हैं. तो जो ये a माइनस एच है एंड a प्लस एच है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, ठीक है. मतलब a के जस्ट पहले और a के जस्ट बाद वाला पॉइंट. और यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं फंक्शन की, मतलब इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुम्हें फाइंड करना है f ऑफ a माइनस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल, h इज टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो गया? h इज वेरी स्मॉल, वो इतना छोटा है कि वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है. जैसे यहाँ पे
0.000001 है, ये कैसा है, ये जीरो की तरफ टेंड करता हुआ नंबर है, तो h इज वेरी स्मॉल। जब हम f ऑफ a माइनस h का वैल्यू निकालते हैं, देन वी आर सेइंग कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे शॉर्ट में f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मैंने निकाला राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, सपोज किसी वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं, लैम्डा के इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, केवल इसी केस में जब LHL और RHL सेम है तब हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, इसी केस में वो एग्जिस्ट करेगा, एंड इक्वल टू लैम्डा, जो भी वैल्यू आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। और अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझना, अगर इक्वल है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एंड इफ LHL is not equal to RHL, then limit extending to a fx does not exist। ये हमें समझ में आना चाहिए कि तब वो लिमिट, क्योंकि उसकी टेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ नहीं है बल्कि अलग अलग पॉइंट की तरफ भाग रही होगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इसका कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो एक ही पॉइंट की तरफ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ एक पॉइंट की तरफ एक पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है, तो जिस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा होगा वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। अभी जैसे बाई चांस इस केस में फंक्शन का वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आगे कुछ केसेस देखेंगे जिसमें फंक्शन का वैल्यू अलग होगा, लिमिटिंग वैल्यू अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का वैल्यू हो बट लिमिटिंग वैल्यू ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू हो बट फंक्शन का वैल्यू ना हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? प्रथमेश, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ 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 सर। और सर तो फिर LHL और RHL कैसे निकालेंगे? LHL और RHL अभी तो हाँ फिलहाल मैं तुम्हें ग्राफ से ही दिखा रहा हूँ, हाँ लेकिन सर, आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ LHL और RHL अभी हेलो। तो मैं सिर्फ तुम्हें ग्राफ से दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में वो प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चन में कैसे मैथमेटिकली कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बताऊंगा मैं। हाँ सर। ठीक है ना? तो पहले इसको नोट करो, अगर इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो इसको नोट करो, तो फिर मैं जरा कुछ, हाँ प्रथमेश चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये वाला तो तुमने हाँ नोट कर लिया ना, अब देखना मैं तुम्हें दोनों दिखाऊंगा, एक ग्राफिकल भी दिखाऊंगा और मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा कि उस चीज को कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेकर के चलेंगे। जैसे सपोज हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और फंक्शन है हमारे पास 1/x, ये हमारा फंक्शन है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? अगर हम मैथमेटिकली जाएंगे तो मैथमेटिकली हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे बस ये सब देखना जरूरी होता है, जैसे a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि वहां पे x इक्वल टू a पे हम लोग चेक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 है। ये हमें साइड में कहीं लिख लेना है कि हाँ भाई a का वैल्यू 0 है, और उसके ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन a माइनस h। a क्या है, 0, सो इट इज 0 माइनस h। अब तुम खुद सोच करके देखो, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन 0 माइनस h। When h is tending to 0, ये कैसा दिख रहा है, some number divided by a number which is very small। तो ये ओवरऑल नंबर कैसा हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और माइनस साइन लगा हुआ है तो ये कैसा आएगा, एक माइनस इंफिनिटी आएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता तो राइट हैंड लिमिट में मैं क्या बोलता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन a प्लस h, यानी 0 प्लस h। अब यहां पे जब तुम वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन अ वेरी स्मॉल नंबर विच इज टेंडिंग टू 0। सो ओवर, जब भी डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर होता है विच इज टेंडिंग टू 0, तो ओवरऑल नंबर इंफिनिटी की तरफ टेंड करने लगता है। ठीक है ना? जैसे ऐसे समझ के देखो कि अगर मैंने लिख दिया 1 अपॉन अ वेरी स्मॉल नंबर लाइक 10 रेज टू द पावर माइनस
50, बहुत छोटा नंबर हो गया। तो ओवरऑल नंबर कैसा दिखने लगेगा, 10⁻50 टाइप का दिखने लगेगा। मतलब अगर ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ओवरऑल नंबर इंफिनिटी की तरफ टेंड करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब देखो ग्राफिकली अगर हम देखते इसी को, इसी चीज को, तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आता है। ये ग्राफिकली देखते हैं, चलो। तुम्हें y इक्वल टू 1/x का ग्राफ पता है? वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, ठीक है। तुम ऐसे देखो, 0 ये है, x इक्वल टू 0 ये है। 0 प्लस h पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 0 प्लस h पे वैल्यू कहां जाती हुई दिखाई पड़ रही है तुम्हें? इंफिनिटी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ और सर। 0 माइनस h पे देखोगे तो वैल्यू कहां जाती हुई दिखाई पड़ रही है? माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ग्राफिकली तो ये और भी अच्छी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि राइट हैंड लिमिट अगर हम देखते हैं तो वो हमें प्लस इंफिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो वो हमें माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही है। एंड सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पे ध्यान से समझना, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू भी नहीं है, ना तो जीरो पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही जीरो पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये एक ऐसा केस है जहां पे f0 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर इस केस में मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि f0 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो fx या एक्सटेंडिंग टू जीरो fx दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ऐसे ही एक और केस लेकर के देखते हैं। अच्छा, एक और केस लेता हूं मैं। मैंने एग्जांपल लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो सपोज 1/x², ये वाला एग्जांपल लिया और मुझे ये फाइंड करना है। तो मैं फिर से वही, मुझे पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे a का वैल्यू तो मैंने 0 रख लिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं देखने जाऊंगा सो इट इज व्हाट, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x की जगह पर हमें क्या रखना है, 0 माइनस h होल स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/, होल स्क्वायर करोगे तो ये h² आएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही होगी तो ओवरऑल नंबर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/, क्या हो जाएगा, a प्लस h होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ पे LHL और RHL सेम है। LHL और RHL अगर सेम है तो फिर लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। उसके जो भी LHL RHL का वैल्यू है उसी के इक्वल आएगा, मतलब इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। और अगर हम इसको ग्राफिकली भी समझे तो इसका ग्राफ हम लोगों ने फंक्शन में देखा था, वो एक बार ग्राफ में और प्लॉट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ग्राफ वैसे हम लोग इसका फंक्शन में देख चुके हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, यहां से ये ऐसे ही आएगा कुछ इस तरीके का, और यहां से भी ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। अब तुम जब देखोगे जीरो पे, तो जब 0 प्लस h कर रहे हो तो भी ये कहां टेंड कर रहा है, 0 प्लस h पे ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। और जब 0 माइनस h कर रहे हो तब भी ये कहां पे टेंड कर रहा है, 0 माइनस h पे भी ये इंफिनिटी की तरफ ही टेंड कर रहा है। दोनों जगह पर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। f0 does not exist but limit extending to 0 fx exist। तो मैंने तुम्हें जो पहले शुरू शुरू में बोला था कि लिमिटिंग वैल्यू का फंक्शन की वैल्यू के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, वो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि देखो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? सर आप वापस एक बार बता सकते हो? देखो ये जो मैंने किया 1/x² वाला किया, मैंने पहले निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(a minus h) वाला। तो x की जगह पर 0 माइनस h डाला, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 1/x² आ जाएगा। व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 तो ओवरऑल नंबर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, RHL इज इक्वल टू LHL तक क्लियर है, हाँ, उसके आगे से।
तो अगर RHL इक्वल टू LHL इंफिनिटी आ रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई है? लिमिटिंग वैल्यू तो इंफिनिटी हो गई ना उसकी। हाँ सर। तो यहां से हमें ये तो पता चल ही गया ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो इंफिनिटी आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 0 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो ग्राफ भी जो हम लोगों ने बनाया था, ग्राफ से भी हमें पता चल रहा था कि हाँ वो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसा। 0 + h पे देखोगे, ये 0 + h का वैल्यू है यहाँ पे, तो ये इन्फाइनाइट जा रहा है। ये 0 - h का वैल्यू है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, वो इन्फाइनाइट की तरफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो ग्राफिकली भी वो हमें दिखाई पड़ रहा है। ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ लेकिन सर। फंक्शन का वैल्यू 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि f0 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये पॉइंट जस्ट मैं इसलिए बताने वाला हूं या बताना चाह रहा हूं कि फंक्शन का वैल्यू a पे एग्जिस्ट करे या ना करे, उसका लिमिटिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं हो सकता। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हो सकता है दोनों ही ना एग्जिस्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे हो और सेम भी हो। मतलब दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, इनको उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ में आया अभी? हाँ सर। अच्छा, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे के एग्जांपल्स में चलेंगे। पहले ये 2 एग्जांपल नोट करो, फिर आगे के एग्जांपल्स हाँ में। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल देखने वाले हैं यार हम लोग। ये वाला एग्जांपल वैसे तुमने भी देखा ही होगा पहले, मतलब ये ग्राफ तो तुमने देखा ही होगा फॉर श्योर। मैं एग्जांपल पहले लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अपने पास सपोज एग्जांपल है, वी हैड टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये हम कैसे करें? तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्लियरली तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि 1 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ 1 - h, और बॉक्स के अंदर अगर 1 से छोटा नंबर है तो सिंपल सी बात है कि उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं बोलूंगा ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ 1 + h। तो जब तुम ये निकालोगे तो अब ये नंबर 1 से बड़ा है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ये दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये भी क्लियर होगा। हाँ सर। अब देखो ग्राफिकली दिखाता हूं। ग्राफिकली क्या बनता था, स्टेप फंक्शन बनता था। 0 से 1 तक ये एक यहाँ पे हम स्टेप बना देते थे ऐसा, ये 0 से 1 तक जाएगा। फिर ये 1 से 2 तक हम यहाँ पे बनाते थे स्टेप ऐसा वाला ग्राफ से, तो ये यहाँ आ जाता था ऐसा। इसकी वैल्यू हमें 1 दिखाई पड़ रही होती थी। तो तुम जब देखोगे कि हाँ मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, जब 1 + h पे वैल्यू देखोगे तो कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। सॉरी 1 - h पे, 1 - h पे, 1 से जस्ट पहले 1 - h पे यहाँ आ रही है। 1 + h पे देखोगे तो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, 1 पे आ रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी देखो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि 1 - h पे जो वैल्यू और 1 + h पे जो वैल्यू है दोनों सेम नहीं है, इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शन का वैल्यू देखेंगे अगर हम f1, तो वो मुझे यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि हाँ वो 1 के इक्वल है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये केस भी हमें बताता है कि फंक्शन की वैल्यू का और लिमिटिंग वैल्यू का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो अलग अलग तरीके के केसेस फॉर्म हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया होगा? हाँ सर। अच्छा, अब एक केस और दिखाता हूं। जैसे अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके का एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू साइन पाई x फॉर ऑल x lying between 0 to 1
एक्सेप्ट हाफ, ठीक है। एंड यहां पे लिख देता हूं 2 at x इक्वल टू हाफ, ये बना दिया। और मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू हाफ fx, ये फाइंड करना है हमें। अब मैंने एक अलग सा फंक्शन बनाया है, अलग सा फंक्शन इसीलिए बनाया है ताकि मैं बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो ये एक अलग तरीके का फंक्शन तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहां पे हम क्या करें, तो भाई देखो फंक्शन का वैल्यू कुछ और है, फंक्शन का वैल्यू 2 है, और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए उसने ये डेफिनेशन दी है। मैं पहले तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या आने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में आने वाला है लिमिट, अच्छा ए तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ए का वैल्यू मैंने हाफ लिया हुआ है तो ए का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है। हम बोलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है साइन पाई, और a माइनस एच करोगे तो हाफ माइनस एच, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा होगा साइन पाई बाय 2 माइनस पाई एच, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस पाई एच। अभी अगर यहाँ पे तुम h का वैल्यू 0 टेंड करोगे तो कॉस 0 इज टेंडिंग टू 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखें, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h, तो जब वो रखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई 1/2 प्लस h, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही साइन पाई बाय 2 प्लस h यानी cos h cos पाई h बनने लगेगा, सो इट विल बी अगेन cos पाई h, h का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 आने लगेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हमें यहां से देखेंगे तो हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू हाफ fx अगर हमें निकालना है तो वो वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। अब जरा हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो ग्राफिकली चलते हैं, ग्राफिकली चलेंगे तो देखो ये साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना है, अगर हम 0 डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कहीं हम पाई बाय 2 वाला बना लेते हैं, अगर पाई बाय 2 1/2 वहां पे हम कंसिडर कर रहे होते तो यहाँ वैल्यू 1 के इक्वल आता, लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। मतलब ग्राफ तो साइन का ही बनेगा ऐसा करके कुछ, ये जैसा बनता है साइन का ग्राफ, और यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, बट ये जो पाई वाला वैल्यू है वो तुम्हें 1 पे मिल रहा होगा क्योंकि जब 1 डालोगे तो ये साइन पाई बन रहा है, और हाफ पे उसका पाई बाय 2 वाला वैल्यू मिलना चाहिए था 1, लेकिन वो हमने हटा दिया है। और 1 पे सॉरी हाफ पे उसने वैल्यू क्या डिफाइन कर दिया है, हाफ पे उसने वैल्यू डिफाइन कर दिया है कुछ और, 2 डिफाइन कर दिया है। अब लेकिन तुम यहां से देखोगे तो हाफ से पहले टेंडेंसी क्या है, हाफ से पहले टेंडेंसी है कि वो 1 पे जा रहा है, ऐसी टेंडेंसी है, और हाफ के बाद में टेंडेंसी क्या है, हाफ के बाद में भी यही टेंडेंसी है कि वो 1 पे जा रहा है। मतलब हाफ से पहले और हाफ के बाद दोनों में टेंडेंसी यही है कि वो 1 की तरफ जा रहा है, जबकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, कुछ और है। तो लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसे ऐसे केसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा तुम्हें। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये एग्जांपल्स जो मैंने अभी बताए, अब यहाँ पे भी ये लिख देना कि fx भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों इक्वल नहीं है। ये पूरा केस नोट कर लो। तुमने ऊपर वाला तो शायद ये वाला नोट कर लिया ना? नहीं सर, ये करना है। ठीक है, नोट करो फिर बताओ मुझे, फिर आगे चलते हैं। हाँ सर। रमेश, हाँ सर। ठीक है। सो देखो अभी ये तो कुछ चीजें ऐसी हो गई, ठीक है, कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऐसे करके सॉल्व करना पड़ रहा है। लेकिन जब ऐसे फंक्शन होते हैं ना, जनरली ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम यूज करते हैं, ये हम कहां पे यूज करते हैं, जब हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो। जनरली
LHL and RHL are used फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जहां पे डेफिनेशन चेंज होने का चांस होगा या कुछ इस तरीके की चीजें आ रही होंगी, वहां पे हमें इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन ऊपर हमने देखा था सबसे पहला केस, वहां पे फंक्शन का वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम ही आ रही थी, या ये जो देखा लास्ट वाला केस, यहाँ पे भी क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आ रही है। तो हमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सिलेबस में मिलते हैं उसमें LHL RHL सेम ही मिल रहा होता है, तो हम उसमें डायरेक्टली लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम सॉल्व करने वाले हैं उनमें क्या होगा, LHL और RHL आर सेम। इन मोस्ट ऑफ द केसेस LHL एंड RHL आर सेम। तो हम क्या करेंगे, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड ओनली वन लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, जो अपने आगे वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। अगर कभी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर करके दिया उसने, जैसा कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है, तब तो फिर हम यही मेथड यूज करेंगे LHL RHL वाला। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें डायरेक्टली लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम जरा, और कुछ कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं थ्योरम्स है लिमिट की, वो हम समझ लेते हैं क्या है वो। जैसे सपोज ये गिवन है तुम्हें कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx, ये उसने तुम्हें कुछ दे दिया, सपोज उसने दे दिया लैम्डा, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx, ये उसने तुम्हें दे दिया म्यू। ये दो वैल्यूज उसने तुम्हें दे दी है। अब वो इसके बाद तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जैसे क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है वो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए सम लैम्डा टाइम्स fx, सॉरी नॉट लैम्डा, इसको हम k लिखते हैं क्योंकि वहां पे लैम्डा तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, सम कांस्टेंट टाइम्स fx। तो आप क्या करोगे कि इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे और फिर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करोगे। वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और वो वैसे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके तुम्हें क्लियरली मिल ही जाएगा। अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ कंडीशन बन गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इसको अलग कर लो, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx इसको अलग कर लो, और इनको सेपरेटली कैलकुलेट करके प्लस माइनस कर दो। मतलब इट कैन बी लैम्डा प्लस माइनस म्यू, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। थर्ड केस में अगर ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इंटू gx आ रहा है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि दोनों को फिर से वही सेम जो ऊपर किया था, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx। ये हमें समझना पड़ेगा यार बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान से थ्योरम्स लगते हैं लेकिन बहुत यूजफुल है, और कई बार लोग इसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx अपॉन gx, तो भी हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं मतलब ऐसा कर लेते हैं कि लिमिट ऊपर वाले का लिमिटिंग वैल्यू अलग निकाला और नीचे वाले का लिमिटिंग वैल्यू अलग निकाला डिनोमिनेटर का, और इनको वैल्यूज दे दिए। तो मतलब इट इज समथिंग लाइक लैम्डा अपॉन म्यू, बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं होना चाहिए, अगर एग्जैक्टली जीरो होगा तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx रेज टू द पावर gx, तो जहां जहां पे आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां सब जगह पर आप लिमिट दो। यहां वेरिएबल दिख रहा है, इसको लिमिट दो, तो बेस में लिमिट दोगे तो इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx, और पावर में भी वेरिएबल दिख रहा है तो पावर को भी लिमिट दो, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx। मतलब ये कुछ लैम्डा रेज टू द पावर म्यू टाइप का बनेगा, ठीक है। बट हमें याद रखना है कि लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे कई सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बनते हैं, तो वो सब चीजें भी हम देखेंगे, कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे नहीं करेगा, वो सब लैम्डा और म्यू की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसा केस दे दिया, तो तुम क्या बोलोगे कि अंदर वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है ना, तो तुम इसको ऐसा लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स।
पर यहाँ पे भी हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये काम करती है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे एक्सटेंडिंग टू ए जी का वैल्यू क्या आ रहा है, म्यू, तो इट इज समथिंग लाइक एफ म्यू। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि म्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर हमें अलग से उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी, जो मैं आगे बताऊंगा, ये कॉन्टिन्यूटी में बहुत यूज होता है, ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू म्यू। ये हमें चेक करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। या फिर क्या होगा, सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, अगर फंक्शन ऐसा फॉलो कर रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी ये कंडीशन फॉलो करेगा, मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, ये इस चीज को फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें यूज करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड आई होप तुम्हें ये सारे के सारे थ्योरम्स समझ में आए होंगे। एक बार देख लो, अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लो, किसी भी थ्योरम में कुछ डाउट हो रहा हो तो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल से थ्योरम्स हैं। तो सर जो फर्स्ट वाला है, हाँ अगर उसमें लिमिट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो? हाँ, तो फिर ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा पूरा। ये तो मैं तब बोल रहा हूँ ना कि जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने ये तो लैम्डा का वैल्यू दिया है ना कि ये एग्जिस्टिंग है, ये भी एग्जिस्टिंग है, ये तो मैं तब बातें कर रहा हूँ हाँ सारी। सर, ओके सर। ठीक है ना। तो एक बार इसको जरा नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सारे थ्योरम्स नोट कर लो।